नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर के जी सुरेश, डीन स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित इस सीजन 2 दूसरे संस्करण में आप लोगों के बीच ये मैं दूसरी बार आ रहा हूं। पहले पिछले संस्करण में आया था और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और वो है मास मीडिया की भूमिका कोविड-19 महामारी के दौरान, इसकी क्या भूमिका रही है। मित्रों, अभी पिछले कुछ दिनों से आप एक विज्ञापन सभी चैनलों में देख रहे होंगे। उसमें विराट कोहली है, आयुष्मान खुराना है, सारा अली खान हैं, कृति सैनन हैं। ये लोग आके कह रहे हैं मत कर फॉरवर्ड, एक हैशटैग है। ये टिकटॉक द्वारा चलाया गया विज्ञापन है, लगभग सभी चैनलों में है और इनका पूरा संदेश का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो फेक कंटेंट जो आज पूरे सोशल मीडिया में हो रहा है उसको रोकने के लिए। और बड़े जिसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि टिकटॉक में ही सबसे ज्यादा इस तरीके का कंटेंट जो है वो आया है। शायद अपराध बोध के वजह से टिकटॉक ने जो है इस विज्ञापन को लेकर आए, क्योंकि टिकटॉक संदेह के घेरे में रहा है, टिकटॉक पर आरोप लग रहा है इसलिए। और याद रखें कि टिकटॉक एक चीनी कंपनी है, बाइट डांस उसी का एक हिस्सा है, तो शायद उसको लेकर कुछ विरोध है और उसी के चलते इस तरह का एक उन्होंने कार्यक्रम या एक रिकॉर्डिंग आज इसको लेकर, विज्ञापन को लेकर बाहर निकले हैं। मित्रों, अगर मैं श्रेय, क्योंकि मैं श्रेय भी देना चाहता हूं जहां श्रेय देना चाहिए, क्योंकि आजकल ही नहीं, हिंदुस्तान में हमेशा एक फैशन रहा है मीडिया बैशिंग, यानी कि मीडिया को जो है आप आलोचना करिए, क्योंकि बेचारे वो पलट के भी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो हर सेमिनार में, हर जगह मैं सुनता हूं मीडिया की काफी आलोचना होती है, लेकिन मीडिया की बड़ी अहम भूमिका रही है इस देश में जागरूकता पैदा करने में। आज अमेरिका में 70,000 पार कर चुका है आंकड़े मौत का। मैं कोरोना के कारण मौत जो हुई है उसकी बात कर रहा हूं। इटली, आपके स्पेन, यूरोप के कई और मुल्क, हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई है। 130 करोड़ वाले हिंदुस्तान में उसके तुलना की दृष्टि में, अब लोग कहते हैं भाई डिटेक्ट नहीं हुए हैं। अगर डिटेक्ट नहीं हुए हैं तो अगर बीमारी हुई तो मौत तो होगी ही ना। तो ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत टेस्टिंग की जरूरत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टेस्टिंग नहीं हुआ तो वो लोग बच जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और अगर कोरोना के वजह से मौत होती है तो वो पता भी चल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारत में हमारे गरीबी, हमारे जहालत, इस सबके बावजूद हमने कई मुल्कों से बेहतर किया है। बेहतर और हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, बेहतर से बेहतर परिस्थितियों में भी। लेकिन हमने तुलनात्मक तरीके से, और शायद इसलिए क्योंकि हमने कुछ जल्दी फैसले ले लिए, भले उसके कई परिणाम भी हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, खासकर जो लेबर को लेकर, माइग्रेंट लेबर जो है, मजदूर को लेकर बहुत उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी होगी, वो अपने अपने जगहों से वापस जा चुके हैं, तो इसको लेकर समस्या होगी। लेकिन मुझे लगता है कि साथ में
हम लोगों को काफ़ी तैयारी करने का मौका मिला है। अब जैसे हम लॉकडाउन को धीरे धीरे हटा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो अब हम ज़्यादा तैयार हैं, हमारे अस्पताल तैयार हैं, हमारे प्रोटोकॉल्स तैयार हैं, हमें पता है किसके साथ क्या करना है। और दूसरा, अचानक हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या को सामना कर रहे थे, शायद उसकी तैयारी नहीं थी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं थे, टेस्टिंग किट्स नहीं थे, ऐसे बहुत चीज़ें थी। खैर, आज का विषय कोविड की तैयारी नहीं है, पत्रकारों की भूमिका है, तो मैं उसी पर फोकस करता हूं कि पत्रकार अग्रिम पंक्ति में रहे, कोरोना योद्धा। तो हम लोग डॉक्टरों को सलाम करते रहे, केयर गिवर्स को, सुरक्षा कर्मियों को, अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाए गए। मुझे लगता है कि मीडिया जो घराने हैं, मीडिया हाउसेस, मीडिया के जो कार्यालय है, स्टूडियो है, इन पर भी फूल बरसाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया है, जिसके चलते देश में बहुत जागरूकता फैली है। वो हर बात पर सिर्फ यही नहीं कि कोविड के बारे में जानकारी देते रहे, डॉक्टरों का पैनल बैठ के जो है सलाह देती रही कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप कई जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे कंटेनमेंट जोन में हो, उसको उजागर किया, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, केयर गिवर्स को, यानी कि कोविड योद्धाओं को क्या क्या समस्याओं का। यहां तक मैंने कई ऐसे प्रोग्राम देखे चैनलों में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो है जो लोग जिनको रुकवाए हुए थे जिन जगहों में डॉक्टर्स को, कुछ जिलों में, और वहाँ उनको किस तरह गंदे टॉयलेट्स, गंदे जो माहौल में उनको रहना पड़ा, अस्वस्थ माहौल में, उसको उजागर किया। किस तरीके का खाना परोसा जा रहा है कोविड के मरीजों को, उसमें किसी में कीड़ा या कैटरपिलर पाया गया, उसको उजागर किया। किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है कोरोना के जो लॉकडाउन के जो नियमों का, उसका किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, उसको उजागर किया। विशेषकर मजदूर वर्ग की जो समस्याएं हैं कि वो किस तरीके से सड़कों पे जा रहे हैं, उनको इस वजह से मैं ये तो नहीं कहूँगा उन सबको राहत मिली, लेकिन मीडिया की लगातार रिपोर्टिंग के वजह से कई राज्य सरकारों को पहल उठानी पड़ी हुई। और तो और वायरल सच इत्यादि कई प्रोग्रामों को लेकर जो झूठ या जो गुमराह करने का प्रयास सोशल मीडिया के कुछ माध्यमों द्वारा, कुछ लोग द्वारा किया गया, उसको, उस सच को उजागर करने का भी मीडिया की बड़ी अहम भूमिका रही है। तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मीडिया, और विशेषकर प्रिंट मीडिया में, भले प्रिंट मीडिया लॉकडाउन के चलते कई जगह हमें अखबार मुहैया नहीं हुआ, हाँ, हम लोगों को उपलब्ध नहीं था, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से, उनके ऑनलाइन मीडिया तो रहा ही है, उसके माध्यम से काफी जागरूकता, लोग विश्वसनीय समाचार के लिए लोग ऑनलाइन में जो अखबार है उसके प्लेटफॉर्म में गए, वो उसको उन्होंने देखा। और याद रखें, मीडिया भी बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, मीडिया हाउसेस, मीडिया घराने भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, मीडिया कर्मी भी बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। कई मीडिया कर्मियों को जो है कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए, उनका इलाज चल रहा है, और जरूरी नहीं है कि उनको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर अस्पतालों से, कंटेनमेंट जोन के बाहर से, आइसोलेशन वार्ड्स के बाहर से लोगों की समस्याओं को उजागर करने के लिए वो गए, और उसका उनको जो है कीमत भी जो है चुकानी पड़ी है कई लोगों को। और ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कई जगह कोरोना के जो शिकार हुए। दूसरी तरफ मीडिया जो कंपनी है, वो लोग चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, उनको विज्ञापन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी थोड़े बहुत विज्ञापन है, पहले के तुलना में तो काफी कम हो गई है, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी कम कर दिया है। और बाकी कई कंपनियों ने, जिनकी बिक्री बहुत होती थी, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो बिग बाजार सरीके के हो,
या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, आजकल बिक्री नहीं हो रही है, मार्केट ही नहीं खुल रहे हैं, मल्टीप्लेक्स नहीं खुल रहे हैं, मॉल नहीं खुल रहे हैं, तो फिर किस चीज का जो है प्रमोशन होगा। तो इसके चलते जो है हमने देखा कि मीडिया को बहुत नुकसान हुआ है। प्रिंट मीडिया को तो जैसे दोनों तरफ से जो है समस्या का सामना करना पड़ा। एक तरफ उसकी अखबारों की जो प्रिंट कॉपी बिक्री कम हो गई है, लोगों तक पहुंच नहीं रही है, और दूसरी तरफ जो है उसको जो है विज्ञापन की कमी हो गई। कम से कम टेलीविजन मीडिया में दर्शक तो बढ़ गए हैं, लोग अब मनोरंजन चैनल में कोई नया कंटेंट नहीं है, लोगों के अंदर जानकारी के लिए भूख है, और उस भूख के चलते लोग जो है बड़े पैमाने पर अब टेलीविजन मीडिया की तरफ जा रहे हैं। अब आज ही शाम को जो है 8 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, तो जाहिर है कि सब जानना चाहेंगे कि अब प्रधानमंत्री क्या महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, तो इसलिए बड़े पैमाने पर लोग टीवी देखेंगे, क्योंकि वो हमारे भविष्य को से जुड़ा हुआ है। वो जो भी कहेंगे, लॉकडाउन का क्या भविष्य होगा, हम सबके अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत हमारे परिवारों की इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों के जो है शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो लोग जब देखेंगे तो टीआरपी तो बढ़ेगी, बार्क रेटिंग जो है वो तो आएगा, लेकिन दर्शक जरूर बढ़े हैं, लेकिन वहां विज्ञापन कम हुए हैं। डिजिटल में बहुत बड़े पैमाने पर अब मोबाइल फोन के चलते अब लोग सब बंद है अपने कमरों में, तो अब मीडिया को ही वो सबसे ज्यादा देखते रहते हैं, दिन भर समय भी अपना व्यस्त करते हैं। कई लोग तो चलो स्टडी एट होम है, वर्क एट होम है, लेकिन वो कितना, उतना तो नहीं होता जितना कार्यालय में जाकर होता है, या सफर में आप लोग आने जाने में, हम सब जो है कार्यालय में अपने आने जाने में 2-3 घंटे बड़े शहरों में निकल जाता है। अब वो समय सब तो हम लोग सोशल मीडिया में बिताते हैं। अब तो इसके चलते डिजिटल मीडिया में भी काफी अब हिट्स मिलने लगे हैं, व्यूअरशिप उसका बढ़ गया है, लेकिन विज्ञापन कहाँ है, तो ये तो नुकसान है। तो इसलिए ये जरूरी है इस बात को समझना कि मीडिया खुद एक संक्रमण काल से गुजर रही है, कठिनाइयों से गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया ने काफी जिम्मेदारी के साथ बहुत काम किया है। ये आपको बताना ही पड़ेगा। क्या उनको आज के तारीख में उन्होंने लोगों की समस्याओं को लेकर उनको समक्ष लाने में काफी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कम से कम हम यहां उनके कसीदे पढ़ने तो नहीं बैठे हैं। अच्छा काम किया है तो उसके लिए पीठ जरूर थपथपाएंगे, लेकिन अगर कमी रही है तो उसको भी बताएंगे। तो कमी तो ये रही है कि एक अनावश्यक चर्चाओं के माध्यम से मुझे लगता है कि हमने कई ऐसे लोगों को ऑक्सीजन दे दिया जिससे हम बच सकते थे। समाज में शुरुआत में हमने कुछ लोगों को सामने लाकर, कुछ ऐसे विवादित बहस कराकर हमने एकता बनाने का प्रयास नहीं किया। हमने समाज को जो है उसमें विद्वेष फैलाने का काम किया, जिसके चलते आगे नफरत की जो दुकान चलाते हैं, जो समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, उन्होंने जो है उस मौके का फायदा उठाया और सोशल मीडिया के माध्यम से उस जहर को और फैलाया। ये रोकी जा सकती थी, उन विवादों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वक्त हमने जो, देखिए मुझे अभी भी याद है, मैं भी 3 दशक से ऊपर पत्रकारिता किया है मैंने। हम लोग जब भी कभी कोई, अब 130 करोड़ का मुल्क है तो कभी इधर उधर विवाद तो हो ही जाते थे, हाँ, कहीं आपस में कलह भी हो जाता था। तो कभी भी ऐसा घटना होता था तो हमारा पहला काम होता था कि उस समाज में, उस समुदाय में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनसे हम अपील जारी करवाया करते थे कि संयम के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भाईचारे के लिए। लेकिन वो भूमिका से हम हट गए। अब हम बिल्कुल ही हर तरफ से जो कट्टरपंथी
बिल्कुल ही विष उगलने वाले लोगों को बिठा के सिर्फ इसलिए कि वो शोरगुल मचाते हैं, टीआरपी बढ़ जाएगी ज्यादा शोरगुल मचने में। तो एक ऐसा हमने जो है माहौल कुछ चैनलों ने, सबकी तो मैं बात नहीं करता हूं, कुछ चैनलों ने किया और भाषाई चैनलों ने ज्यादा किया। अब मैं किसी अंग्रेजी चैनल को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं भाषाई चैनलों ने किया है तो अंग्रेजी चैनलों ने भी किया है, लेकिन ज्यादा भाषाई चैनलों में ज्यादा दिखाई दिया इस तरह की घटनाएं, जिसके चलते समाज में एक सौहार्द बनना चाहिए, एक एकात्मता बनना चाहिए कि मिलकर हमको लड़ना है। ये चुनौती है, क्योंकि इसमें से कोई बच नहीं सकता। हम एक दूसरे से लड़के तो बिल्कुल इसको ठीक नहीं कर सकते, इसका सामना नहीं कर सकते। जरूरी है हम इसका मुकाबला करें तो डट के एक होकर, ये जो शत्रु जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कोरोना, इसको हम लोग जो है आपसी मतभेद बुलाकर इस वक्त हमको लड़ना है और इस और सभी मीडिया को काम करना चाहिए। वहां एक विफलता रही है और वो कोई छोटी मोटी विफलता नहीं है। खैर, अब कम से कम पब्लिक समझ गई, पब्लिक समझदार निकली, उनको तो समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं रखा है, सबको एक साथ ही इसका सामना करना है। लेकिन दूसरा है आपके स्वास्थ्य को लेकर। देखिए क्या है कि ये जब ये घटना घटी तो ये एक ऐसा घटना था जो कभी पहले पूर्व में नहीं हुआ, अभूतपूर्व था। जिस तरीके से 26/11 अभूतपूर्व था, जिस तरीके से 9/11 9/11 अटैक्स अमेरिका में जो हुआ वो अभूतपूर्व थे। पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। तो हमारे पास कोई एसओपी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि इसको किस तरीके से, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, ये एक इमरजेंसी है सिचुएशन, और ऐसे में हमको कैसे इसको सामना करना है, मीडिया के सामने भी कोई गाइडलाइन नहीं है। अब करगिल युद्ध हुआ, हमने देखा कि कुछ मीडिया कर्मियों ने अपने लापरवाही की वजह से कई सैनिकों के और अफसरों के जान को खतरे में डाल दिया, क्योंकि उनके लिए भी वो पहला अनुभव था। हमने CNN के माध्यम से गल्फ युद्ध पहली बार जो है हिंदुस्तान में ड्राइंग रूम में हमने देखा, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हमने पहली बार करगिल युद्ध को देखा। तो पत्रकार भी वैसे ही चले गए जैसे कोई और घटना को लाइव करते हैं, वो करने लग गए, और उसका नतीजा ये था कि हम ऐसे जगहों से लाइव करने लग गए बंकर में बैठकर, जिसके चलते जो है शत्रु के लिए ये आसान हो गया कि वो सीधे उसी को टारगेट बना दिया जहां की रोशनी उनको दिख रही थी, लाइट दिख रही थी। और इसी तरीके से 26/11 में हमने देखा कि कई चैनलों ने जो आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको लाइव किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो आतंकवादी और उनके आका जो बाहर थे उन्होंने उसको चैनल में देखा और उसके माध्यम से उनको जो है पता लग गया कि हो क्या रहा है। तो वो अपने जो आए आतंकवादी है उनको वो लोग निर्देश देने में कामयाब हुए कि भाई ये हो रहा है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था। अब प्रोटोकॉल्स बन गए हैं कि किस तरीके से, अब आप देखते हैं कि चाहे कश्मीर में हो या कहीं और हो, आप देखते हैं कि अब इस तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन में लाइव नहीं होता है, डेफर्ड लाइव होता है। इस तरह कई और चीजें हैं जिसको ध्यान रखा गया। दूरी, मीडिया को एक दूरी से ही वो कवर करने का अवसर मिलता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत फर्क पड़ गया है, ज्यादा ऑपरेशन सक्सेसफुल होने लग गए, और ये जरूरी भी है। अभी हमने देखा कि वो कई घंटों के ऑपरेशन के बाद कश्मीर में जो है रियाज नाइकू जो वांटेड आतंकवादी थे वो उनको मार गिराया गए। तो इसलिए उस वक्त अगर वहां मीडिया होती तो शायद माहौल कुछ और होता। लोग भी मीडिया के सामने आना चाहेंगे, तो मीडिया से क्योंकि एक दूरी रखा गया तो इस वजह से वो ऑपरेशन जल्दी कामयाब हो गया। और इसी तरीके से आप देखेंगे कोई भी ऑपरेशन में क्या मीडिया का प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये जरूरी है। इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये मीडिया को पता नहीं था इसमें क्या करना है। अब इसके अभाव में क्या हुआ है, कोई गाइडलाइन नहीं होने की वजह से इसके अभाव में कई गलतफहमियां फैलाई गई, विशेषकर हेल्थ को लेकर।
अब जैसे कई लोगों ने दावा किया कि भाई इससे ठीक हो जाएगा या इससे बचाव होगा कोरोना का, चाहे वो होम्यो हो, आयुर्वेद हो, जड़ी बूटी हो, इसको लीजिए, या घरेलू नुस्खे हो। इसमें कोई दो राय नहीं, ये बताने की जरूरत है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ जड़ी बूटियां, कुछ घरेलू देसी नुस्खे जो है वो हमारे जो इम्यूनिटी है उसको जरूर बढ़ा देती है। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या ये अर्थ हुआ कि हम लोग जो है बच जाएंगे उस बीमारी से, कोरोना से? नहीं, ये स्पष्टीकरण भी जरूरत थी। मुझे अभी भी याद है, ये जब अल्कोहल बेस्ड हमने हैंड सैनिटाइजर की बात कही तो कई चैनलों में ये चर्चा हुई कि भाई अल्कोहल कंटेंट, अब ये अल्कोहल कंटेंट अलग है, अल्कोहल जो है, जो अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो अलग है। अब उस अल्कोहल कंटेंट को जो है, तो क्या उसको हम लेने से हमें फायदा होगा या नहीं? कुछ चैनलों में मैंने यहां भी देखा कि भाई धूम्रपान जो है वो करने से फायदा होगा या नहीं, क्या धूम्रपान करने वाले इससे बच सकते हैं? मुझे लगा कि ये सब निरर्थक चर्चाएं हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका सब कोई आधार नहीं था। ये जो भी दावे किए जा रहे थे ये किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं था। और ये मीडिया, क्योंकि देखिए मीडिया का बड़ा प्रभाव पड़ता है, मीडिया को देखकर लोग जो है प्रेरणा लेते हैं, मीडिया को जो है देखकर उससे सीखते हैं। कहते हैं कई जगह तो लोग कहते हैं भाई अखबार में छपा था, यानी कि सत्य है, वेद वाक्य है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बिब्लिकल ट्रूथ, अब वो मानने लगते हैं लोग। तो इसी तरीके से भाई टीवी में देखा था, बढ़िया है, अच्छा ही होगा। मैं नुकसान होगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके फायदे तो बताएं, और वो क्या सबके लिए ठीक है? क्या हो सकता है आपको कुछ समस्या है जिसके चलते वो आपको नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो इसमें विशेषज्ञों के सलाह के बगैर चीजों को लेना, अब यही हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर बहुत चर्चा हुई कि जो टीबी की दवा है वो अमेरिका मंगवा रहा है, रोमानिया मंगवा रहा है, ब्राजील मंगवा रहा है, भाई भारत जो है वहां पहुंचा रहा है, ये तो संजीवनी बूटी की तरह है, वहां के राष्ट्रपति ने ये भी कहा। अब उसके चलते पहले कुछ दिन तो हमारे मेडिकल स्टोर्स में तो हाइड्रोक्लोरोक्विन गायब ही हो गई, कई लोगों ने बगैर सलाह लिए जो है उसको लिया, उसका साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरोक्विन की क्या आपको जरूरत है या नहीं है, और क्या उसको लेने से आप बच जाएंगे क्या? अभी तक कोई वैक्सीन अभी तक तो स्थापित नहीं हुआ है, अभी भी ट्रायल स्टेज में है कई जगह वैक्सीन, समय लगेगा वैक्सीन के आने में। तो इसका कोई जादुई कोई इलाज नहीं है जिसको आपने कर दिया, तुरंत खा लिया और वो इसी तरीके से अब अमेरिका ने, FDA ने उसको रेमडेसिविर को जो है अप्रूव कर दिया। तो अब इसके चलते अगर हम ये माने कि भाई ये हर चीज का इलाज है, तो ये इस तरीके से जो मिथ्याएं हैं इसको दूर करने की ज्यादा जरूरत थी। और मुझे लगा कि शायद वहां हम पीछे रह गए। ये मिथ्याओं को दूर करना और मिथकों को दूर करना, और हमें इसके बारे में तथ्यों के आधार पर बात करना जरूरी था। ये मुझे लगा कि बहुत ही आवश्यक है कि तथ्यों के आधार पर, और कई इसके जो पहलू है उनको हमें उजागर करने की जरूरत थी। खैर, ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया की भूमिका, क्योंकि ज्यादा हिंदुस्तान के लोग जो है वो सबसे बड़ा जो सब्सक्राइबर बेस है व्हाट्सएप का। मैं तो अक्सर कहता हूं कि भाई जिस देश में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, इस देश का आज जो पहचान है वो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। सारा ज्ञान हम लोग व्हाट्सएप से लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसमें कई लोग तो अच्छे मंशे से करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब जो है गलत इरादन जो है उसमें शेयर करते हैं, नहीं। अब मेरे पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया, मुझे लगा कि भाई मेरे मित्रों को, मेरे परिवार के लोगों को ये जो है ये शायद फायदेमंद होगा, तो मैं उस नेक इरादे के साथ उसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे उसके सत्यता के बारे में नहीं पता, मुझे जो है वो उसके तथ्य के बारे में नहीं पता, और इसके अभाव में वो हो सकता है कोई गलत सूचना हो जिसके वजह से लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि ये कोई राजनीतिक या वैचारिक जो है फेक कंटेंट की तरह नहीं है। इसका असर सीधे सीधे नागरिकों के जो है स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि
बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम क्या आगे बढ़ा रहे हैं, क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि मैंने शुरू मत कर फॉरवर्ड से किया था, तो क्या फॉरवर्ड हो रहा है, क्या वो फॉरवर्ड करने लायक है, क्या उसमें कोई तथ्य है या नहीं है। लेकिन कई लोग तो जानबूझ के इसका फायदा उठा रहे हैं, इस मौके का। हमने देखा है कि किस तरीके से, अब मैं अक्सर कहता हूं भाई फेक न्यूज शब्द से तो मुझे परहेज है, मैं उसे सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर वो मैं उसे अंग्रेजी में कहता हूं इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। हाँ, वो शब्द ही एक दूसरे का जो है विरोधाभास है। क्योंकि अगर आपने कहा कि भाई फेक है तो वो न्यूज नहीं हो सकता, अगर न्यूज है तो वो फेक नहीं हो सकता। तो इसलिए फेक न्यूज शब्द से तो मुझे परहेज है, वो फेक कंटेंट हो सकता है। क्योंकि न्यूज तो काफी मेहनत के बाद, काफी वेरिफिकेशन, जांच परख के, क्रॉस वेरिफिकेशन, तथ्य परख करके उसको परोसा जाता है। तब जाके एक सूचना जब एक पत्रकार के पास आती है, उसको वो डेवलप करता है, तब जाके उसको समाचार का वो एक रूप देता है। तो जब समाचार का रूप देता है तो फिर वो फेक होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो कंटेंट फेक हो सकता है, आपके पास कई फेक कंटेंट आ सकता है। तो आप उसको देखिए कि उसका स्रोत क्या है। आपको रिवर्स इमेज सर्च करने की जरूरत है। गूगल में आज वो सुविधा है। आज कई प्लेटफॉर्म्स ने जो है, कई, और मैंने देखा है कि आपके उसमें तो है ही जो व्यवस्थाएं उसमें हैं, ब्लॉकिंग का और रिपोर्टिंग का। लेकिन इसके सिवाय आज आप 5 लोगों से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते एक साथ। आप जो है, आज व्हाट्सएप ने इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ मिलकर अब एक नेटवर्क बनाया है, जिसके तहत आप एक व्हाट्सएप नंबर पे कहीं भी आपको कोई संशय हो आपके मन में, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लेकर कि ये सही है या गलत है, तो आप उसको उस नंबर पे भेज सकते हैं। वो जो स्थानीय फैक्ट चेकर है उनको भेजेंगे और वो आपको बता सकते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। तो ये, और आज फिर मैंने देखा है कि ट्विटर ने ये फैसला लिया है कि वो कोई भी जो संशय के घेरे में जो भी कंटेंट होगा उसको वो मार्क करेगी, फ्लैग करेगी कि अब वो जो है ये संशय के घेरे में है ये पोस्ट। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कदम प्लेटफॉर्म्स ने अपनी तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, इस बार 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया था। उस के उपलक्ष्य में यूएन के जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने, उन्होंने जो संदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि एज द कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड्स, it has also given rise to a second pandemic of misinformation, from harmful health advice to wild conspiracy theories। यानी कि साजिश की बड़ी बड़ी जो है थ्योरी परोसे गए। द प्रेस प्रोवाइड्स द एंटीडोट। प्रेस के पास उसका इलाज है, और वो है वेरीफाइड, जांचा परखा, साइंटिफिक, वैज्ञानिक आधार पर, फैक्ट बेस्ड, तथ्य पर आधारित, एंड एनालिसिस, यानी कि जिसका विश्लेषण हुआ है। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है मीडिया की। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, आज पैंडेमिक के साथ साथ हम लोग आज सामना कर रहे हैं इन्फोडेमिक का, यानी कि इस वक्त एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। चारों तरफ से जो है हर तरह की सूचनाएं, हर तरह का कंटेंट हमारे पास आ रहा है। हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, किस पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, इसमें मीडिया शिक्षक, मीडिया कर्मी, मीडिया के छात्र, इनका एक विशेष भूमिका रहेगी। और वो ये है कि उनको फेक कंटेंट को एक्सपोज करना होगा। पहला काम, जो भी फेक कंटेंट है हम अपने स्तर पर वेरीफाई करें और उसको हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बताएं आम पब्लिक को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे फॉलोअर्स को कि भाई ये नकली खबर है, इस पर भरोसा मत करिए। पहली बात। दूसरी बात कि हमको मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम, अब जाके तो क्लास तो नहीं लिया जा सकता, अब मैं अपने
हर रोज मैं व्याख्यान देता हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और वहां मैं जरूर इस पर जोर देता हूं कि आप जो है फैक्ट चेकिंग करके ही कोई भी चीज, फेसबुक हो या ट्विटर हो, क्या कोई चीज लाइक के लायक है या नहीं। अगर लाइक के लायक नहीं है तो लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, रिपोर्ट करिए। ये सब जो है हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि, तो कई मेरे पड़ोसी हैं वो अक्सर कई कहाँ से अफवाह सुन लेते हैं सोशल मीडिया से, मुझसे आके पूछते हैं। मैं कहता हूं कि किसने आपको बताया, क्या कोई आधिकारिक सोर्स है क्या। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर सभी मीडिया हाउसेस को हिदायत दी कि वो सरकारी जो सूचना तंत्र है उससे जो है, जो जेन्युइन फैक्ट बेस्ड खबर है उसको वो प्रसार करे। इसलिए हम सब देखते हैं कि रोजाना 4 बजे गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के प्रतिनिधि रोज बैठते हैं नेशनल मीडिया सेंटर पे और कई नई सूचनाएं देते हैं, कई फैसलों के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, और साथ ही साथ वो लोग आपको कई सवालों के, पत्रकारों के सवालों का जवाब भी देते हैं। तो ये एक नियमित तौर पर यह किया जा रहा है, राज्य सरकारों द्वारा भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि किसी तरह की गलतफहमी समाज में, किसी तरह का अफवाह न फैले। हमने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। मुंबई में हमने बांद्रा में देखा कि कितने बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। ये समाचार मतलब ये अफवाह फैल गई थी कुछ माध्यमों के द्वारा कि वो मजदूरों के लिए जो है ट्रेनें चल पड़ी है, तो लोग सब हजारों में इकट्ठा हो गए। फिर उनको तितर बितर करने में बहुत समय लगा। और इसी तरह दिल्ली में, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो सीमा पर जो है, यही मेरे घर के पास ही है गाजीपुर और आनंद विहार। ये आनंद विहार में बहुत हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, और वो इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि इस तरह की समाचार थी कि भाई बसें जा रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के कई दूर दराज के इलाकों के लिए। अब ये बिल्कुल गलत अफवाह थी, गलत खबर थी। अब इसके चलते जो है लोग वहां पहुंचे, देखिए कितना नुकसान हुआ। और सिर्फ यही नहीं, हमने देखा कि किस तरीके से पहले भी इस तरह की गलत समाचार के चलते जो है किस किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा है। हमने पालघर में देखा 2 साधु बाबाओं को जो है मार दिए गए क्योंकि बच्चे अगवा कर वो ये करते हैं, इस तरह की खबरें फैलाई गई। तो ये बहुत खतरनाक है। और देखिए आजकल क्या है कि मॉर्फिंग होता है चित्रों का, फोटोग्राफ्स को जो है तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, वीडियोस को डिस्टॉर्ट किया जाता है, हाँ, मैनिपुलेट किया जाता है। अब मैं और आप तो शायद पढ़े लिखे लोग तो समझ जाएंगे, मैंने जबकि देखा है पढ़े लिखे लोग भी बहक जाते हैं कभी कभी इस तरह के वीडियोस को देखकर। लेकिन जो कम शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं उसकी बात ही क्या करें, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि उसे तो जो सामने दिखता है वो सच है, और वीडियोस में ऐसा कुछ दिखाई देता है। कई बार मैंने कहा कि उसको मैनिपुलेट और डिस्टॉर्ट किया जाता है। कई बार तो विदेशी वीडियोस को, कोई मध्य एशिया का वीडियो, कोई अफगानिस्तान का वीडियो, कोई ईरान का वीडियो, उसको दिखाया जाता है जैसे कि वो भारत में कहीं हुआ है। इस तरह का जो है आप देखते हैं घटनाओं को। तो ऐसे कुछ तत्व है जिनको मजा आता है, और कुछ लोग तो शरारती तत्व होते हैं जो चाहते हैं समाज में जो है विद्वेष हो, समाज में जो है जहर फैले, इस तरह कुछ चाहता है। कुछ लोगों को पूर्वाग्रह है, वो कोई अपने राजनीतिक कारणों से, कोई अपने वैचारिक कारणों से जो है वो समाज में और कानून व्यवस्था में समस्या पैदा करना चाहते हैं। तो हर किस्म के तत्व हैं, और इन तत्वों से हमें लड़ने का एक ही रास्ता है। कानून व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं। वो या तो पहले कोरोना के साथ लड़े या वो घर घर जाके लड़े कि भाई क्या फॉरवर्ड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो सीमाएं हैं। तो इसमें जागरूक नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका है। नागरिक को जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और ये जागरूकता पैदा करने का काम जो है मुझे आपको करना होगा। और ये इन्फोडेमिक के बारे में कहते हैं, ओवर अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना विच मेक्स इट हार्ड टू फाइंड ट्रस्टवर्दी सोर्सेस एंड रिलायबल गाइडेंस। यानी कि ये जो है जो विश्वसनीय स्रोत, इसको पता करना, और जो है जो विश्वसनीय रिलायबल जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन मिले,
ये ऐसे खबर जो है हमको मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं एक आध बातें और कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये कहा था कि वी एक्सपेक्ट द मीडिया, मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर उन्होंने कहा था कि वी एक्सपेक्ट द मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल, टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि वो जिम्मेदारी के साथ जो है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जो है जिम्मेदारी के साथ काम करें। एंड एंश्योर, वो ये सुनिश्चित करें दैट अनवेरिफाइड न्यूज, यानी कि बगैर जांच पर के जो खबर है, केपेबल ऑफ कॉजिंग पैनिक, जिससे जो है हड़कंप मच सकती है समाज में, ऐसे खबरों को जो है इज नॉट डिसेमिनेटेड। सो वी एक्सपेक्ट द मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल, टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी and ensure that unverified news capable of causing panic is not disseminated। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिदायत में दी। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, जैसे मैंने कहा, कि कुछ कदम उठा रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं अपने स्तर पर। और तो कुल मिलाकर ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक कठिनाई का समय है। इसमें ज़रूरी है कि हम सब जिम्मेदारी के साथ, हम खुद भी और औरों को भी हम प्रेरित करें, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ सूचित करना नहीं है, बल्कि शिक्षित करना और समाज को प्रेरित करना भी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। मैं बस एक बात जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, मीडिया का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिचुएशन में क्या भूमिका है, इसको लेकर जो एक यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जब भी इस तरीके से कोई आपदा निवारण का जो संयुक्त राष्ट्र का केंद्र है, उस कार्यालय की तरफ से सेंडाई फ्रेमवर्क आया था डिजास्टर रिस्क रेजोल्यूशन 2015 से 30 तक के लिए। इसको कहते हैं सेंडाई रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क। अब इस फ्रेमवर्क में यह कहा गया है कि वी कॉल अपॉन द मीडिया to take an active and inclusive role at the local, national, regional and global levels in contributing to raising public awareness and understanding and disseminate accurate and non-sensitive disaster risk hazard and disaster information, adopt specific disaster risk reduction communication policies and stimulate a culture of prevention and strong community involvement in sustained public education campaigns। अगर मैं इसको बड़ा रफली इसका अनुवाद करूं, तर्जुमा करूं, तो संयुक्त राष्ट्र ने यह आह्वान दिया है कि मीडिया को एक सक्रिय और समावेशी, यानी कि सबको लेके चलने का एक भूमिका, उसको स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उसको ये जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है। इन कंट्रीब्यूटिंग टू द रेजिंग ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि जन जागरूकता बढ़ाने की ओर उसको ये योगदान जरूरत है। एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डिसेमिनेट एक्यूरेट, यानी कि सही, तथ्यपूर्ण, नॉन सेंसिटिव डिजास्टर रिस्क हजार्ड, जो आपदा में बचाव के लिए हमको क्या क्या कदम उठाना है, इसको जन जन तक पहुंचाना, जो मीडिया कर रही है, यानी कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, दूरी रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी जो बातें हो रही है, इसका लोगों को उसमें जागरूक बनाना। एंड अडॉप्ट स्पेसिफिक डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन कम्युनिकेशन पॉलिसीज, ऐसे नीतियों को अपनाना। एंड स्टिमुलेट ए कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, यानी कि बचाव का एक संस्कृति हमको, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम इससे हमें जो है निजात नहीं पाने वाले हैं। ये अभी कुछ समय और रहेगा हमारे बीच।
हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। अब ग्रीन जोन होगा, ऑरेंज जोन होगा, रेड जोन होगा, धीरे धीरे हमारे सबके इलाके खुलेंगे, बाहर जाएंगे। तो ये नहीं कि पहले की तरह फिर से जो है हम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर जो है सारे अभी तक के जो हम पालन अनुपालन करते रहे उस सब का उल्लंघन करके हम करें, ये नहीं, बल्कि हम उन्हीं नियमों के अंतर मास्क पहनकर, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर, सफाई स्वच्छता को बरकरार रखकर, हाथ की सफाई नियमित तौर पर कर ये सब करते हुए जो है हमको ये बचाव का एक लॉन्ग टर्म हमको जो है करने की जरूरत है। एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत जरूरी है। ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, समुदाय जब तक साथ नहीं देगा, आपने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन आपके पड़ोस में, आपके आसपास, वहां अगर ये चीजें नहीं पालन किया जा रहा तो आप उसके शिकार होंगे। तो अब हम एक आत्मनिर्भर नहीं, एक दूसरे पर निर्भर समाज में हम रह रहे हैं, जहां ये बीमारी जो है किसी को भी हो सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन सस्टेन्ड पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, यानी कि ये थमना नहीं चाहिए। ये जो शिक्षा का जो अभी कभी कभी बुरा लगता है जब एक दूसरे को फोन करते हैं, तो अभी भी कोरोना के बारे में आपको जब फोन पे वो पूरा सुना देते हैं, तब जाके नंबर मिलाते हैं तो बड़ा गुस्सा भी आता है, अरे यार क्या कितना देर सुनना पड़ेगा। लेकिन सुन लीजिए, ये हमारे हित में, ये कितनी भी बार दोहराया जाए वो सिर्फ हमारे लिए भी जरूरी है, कोई नए व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए इसको हम इसका बुरा ना माने। कई चीजें देखिए, हम लोग हवाई जहाज से जाते हैं नियमित तौर पर, लेकिन एयर होस्टेस जब आपको बताती है कि खतरा होने में, हवाई जहाज को अगर दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन मास्क गिरता है, पानी में अगर हवाई जहाज उतरे तो तब क्या क्या आपको करना पड़ेगा, उस वक्त तो वो शायद बता नहीं पाएगी। इसलिए हम आमतौर पर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उस वक्त हम अपने मोबाइल में लगे होते हैं कि भाई प्लेन चलने वाली है तो इसलिए उसको ध्यान मत दो, या हम कुछ पढ़ने में लग जाते हैं, या हम अपने पड़ोस में गप मारने लग जाते हैं, और वो बेचारी जो है एक रोबोट की तरह आके अपना बता के चली जाती हैं। लेकिन वो इसलिए बार बार दोहराया जाता है, इसलिए नहीं कि वो समझते हैं कि कोई नया यात्री है, क्योंकि कई बातों को कई बार दोहराना पड़ता है। हम बच्चों को जिस तरीके से हम स्कूल में जाते हुए हम कहते हैं बाहर वालों से कुछ नहीं लेना है, उनको ऐसा नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, इसी तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार इस बात को याद दिलाएं, लोगों तक ये संदेश पहुंचाएं, ताकि वो भूलने का जो है, जिसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए ये भूमिका मीडिया की है कि आगे भी मीडिया की भूमिका इस तरीके से, मीडिया को और भी पॉजिटिविटी समाज में लाने की जरूरत है। डिप्रेशन है समाज में, अनिश्चितता है अपने भविष्य को लेकर। अब कुछ स्पिरिचुअल गुरुज को लेकर वो चर्चा वगैरह तो कर रही है, कुछ सेलिब्रिटीज को लेकर वो बातें कर रही है कि भाई उनको किस तरीके से तनाव मुक्त रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट, मानसिक रोग चिकित्सक, इन सबको वो लाके उनके साथ डिस्कशन करती है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन समाज में ऐसे जो अच्छे प्रेरणादायक जो घटनाएं घट रही है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी हाल ही में देख रहा था कि राजस्थान में एक जेल में नहीं, एक स्कूल में कुछ मजदूरों को रोका हुआ था इसी के चलते हुए। तो वो लोग जो है कई दिनों से फंसे हुए थे उस गांव में, और गांव के लोग ही उनको खिला पिला रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाते जाते उन्होंने उस स्कूल में पूरा उसका सफाई पुताई किया और उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बिल्कुल चमका दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए, आप इतने दिनों से हमें ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। और इसी तरीके से कई लोग अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर, अभी एक डॉक्टर का मैं देख रहा था जहां उस डॉक्टर ने उस मरीज को बचाने के लिए अपने मास्क को हटाया, अपना पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को, जो है जिसमें हमेशा उसको सुरक्षित अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन किसी तरीके से उसको रोका जाए, उस मरीज को बचाया जाए, इसके लिए उसने अपना पीपी को फाड़ दिया और उस मरीज को उसने बचाया।
तो ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ लोग जो है जो इलाज हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा जो है वो दान में दे रहे हैं, ब्लड डोनेशन की तरह प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं। कई लोग जो है अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद में लगे हुए हैं। कई मंदिर गुरुद्वारे जहाँ जो है दिन रात खाना बन रहा है ऐसे मजदूर वर्ग के लिए, जिनको ज़रूरतमंदों के लिए। मुझे लगता है कि इस तरह की सकारात्मक कहानियाँ जो पूरे समाज में हो रहा है, ताकि समाज में वो बंधुत्व बना रहे, वो इंसानियत का जो कद्र है वो बनी रहे, और एक दूसरे के प्रति वो संवेदनशीलता बनी रहे कि समाज में अभी भी उम्मीद की किरण है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक है। ये भी मीडिया की भूमिका है कि समाज को प्रेरित करना है, ये भी मीडिया की भूमिका है। और हम आप जो नागरिकों के तौर पर हम भी आजकल काफ़ी यूज़र जनरेटेड कंटेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं घरों में बैठकर अपने अड़ोस पड़ोस में। मुझे लगता है कि आप भी सिर्फ कोविड के बारे में कोई राजनीतिक टिप्पणी या वैचारिक टिप्पणी नहीं, बल्कि कुछ अच्छी सकारात्मक पहलू आपके अड़ोस पड़ोस में, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पड़ोसी हो सकता है कि जो है कई उन्होंने कपड़े का मास्क बनाया, पूरे मोहल्ले में बांट दिया, अच्छी खबर है। तो इसी तरीके से आप खुद भी कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, और ऐसे अच्छे काम जो कर रहे हैं उनको आप हजारों लोगों तक आप वो संदेश पहुंचा सकते हैं कि आप किस तरीके से आप सकारात्मकता समाज में जो है वो भी फैले। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गलत हो रहा है, जो कमियां हैं राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों में या उसके क्रियान्वयन में, उसको उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो अच्छाइयाँ हैं, सकारात्मक चीज़ है, वो भी समाज के लिए इस वक्त ज़रूरी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ और उसी के साथ अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूँ कि गांधी जी के 3 बंदर के बारे में कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अब पत्रकारिता में तो ये लागू कर दिया तो हमारी जो है दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, पत्रकारिता में तो बुरा देखना पड़ेगा, बुरा सुनना भी पड़ेगा और बुरा बोलना भी पड़ेगा, लेकिन उसमें एक हल्का सा संशोधन है, और संशोधन इतना ही है कि ये बुरे के साथ साथ, बुरा देखने, सुनने और बोलने के साथ साथ अच्छा भी देखो, अच्छा भी सुनो और अच्छा भी बोलो। और इससे जो है समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होगी, जो इस कोरोना युद्ध के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि भारत की मीडिया बहुत ही एक जुझारू मीडिया रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल के काल से लेकर वो हमेशा प्रथम पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में रहा है और आगे भी रहेगा, और अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करके ऊपर उठकर जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका को निभाएगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मैं कुछ नाम ज़रूर मैं लेना चाहूँगा यहाँ। इसमें मीडिया एजुकेटर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, मीडिया कर्मी भी है जो हमसे जुड़े हैं। इसमें शिखा जी हैं, शिखा शुक्ला जी, अरुण कुमार जी, दीपक त्यागी जी, रमा जी, रघुविंदर चावला जी, निधि जैन जी, जिन्होंने कहा है कि सेंसिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ नीड ऑफ द आवर। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। मंजुलता जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा कि समझदार सोशल मीडिया की हमेशा सदुपयोग करता है। बिल्कुल, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर, ये बहुत ज़रूरी है। योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, उत्कर्ष उपाध्याय है, और भी कई लोग हैं। मैं शायद सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप सब ने एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। मुझे विश्वास है कि इस जो भी सुविचार है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और जनता में, पाठक में, दर्शक में और श्रोताओं में हम एक जागरूकता पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे। आप सबको शुभकामनाएं। आप सब जो है सुरक्षित रहें, और इसी कामना के साथ कि जल्दी ही ये लॉकडाउन समाप्त होगा और फिर से हम अपनी सामान्य ज़िंदगी में हम सब जा पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।